A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your BST teacher. Today we'll be studying about staff recruitment for class 12 ISC. इन दिस स्टाफ रिक्रूटमेंट सबसे पहले हम लोग इसकी मीनिंग पढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट होता है किसी भी पर्सन को, देखो सबसे पहली चीज की रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है जिसमें हम जितने भी कैंडिडेट्स या एप्लीकेंट्स होते हैं जो आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं या आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं कि दे शुड कम टू अस एंड दे शुड अप्लाई, सो दैट हम लोग उनमें से कुछ पीपल को सिलेक्ट कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसमें क्या कहा गया है कि दिस मीन्स द आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज ऑफ रिक्वायर्ड स्टाफ। पहले हम ये देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से जो स्टाफ है वो मिल सकता है। देन कॉन्टैक्टिंग द सोर्सेज, फिर उनको कॉन्टैक्ट करते हैं सो दैट वी कैन अट्रैक्ट अ सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम विच द चॉइस कैन बी मेड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद उन जो भी लोग हैं, जब हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि हाँ ठीक है ये पीपल है, ये लोग हैं, ये एरियाज हैं जहां से हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, देन यू विल contact the people और उसके बाद you will motivate them to come to apply to you. Then according to Edwin Flippo, recruitment is a process of searching और फॉर prospective एम्प्लॉयज, कि आप उसमें ढूंढते हो prospective एम्प्लॉयज को और उनको स्टिमुलेट करते हो सो दैट वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई कर सके। ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब ये जो रिक्रूटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, यू नीड टू स्टडी ऑल ऑफ देम। हमने इसमें कुछ भी मिस नहीं किया है, मतलब जो मेन मेन चीजें थी वो सब हमने रखी है सो दैट, क्योंकि आपके जो भी पेपर्स बनते हैं, एमसीक्यूज, जितनी भी चीजें उसमें आती हैं, फिलअप्स आते हैं, दे आर लाइक कि यू कैन बी आस्क्ड एनीथिंग। ठीक है, तो आपको सभी कुछ पढ़ना है, ये नहीं कि 2 पॉइंट पढ़ लिया अच्छा हो गया, अब हम एग्जाम में यही लिख देंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ इसके रिक्रूटमेंट की क्या कहते हैं, सबसे पहला कि ये एक प्रोसेस है, एक सीरीज ऑफ एक्टिविटी है, कोई एक सिंगल डे इवेंट नहीं है ये। ठीक है, बट इट इज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, कि आपको एक लंबा प्रोसेस है जिसको आपको पार करना होता है। देन नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट एक लिंकिंग एक्टिविटी है। वो लोग किसके बीच में, जॉब सीकर के बीच में और जॉब प्रोवाइडर के बीच में, जो आपको जॉब प्रोवाइड कर रहा है उन दोनों के बीच में एक लिंकिंग एक्टिविटी है। एक जो जॉब ढूंढ रहा है, एक जो जॉब दे रहा है, उन दोनों के बीच में एक लिंकिंग एक्टिविटी ये होती है। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज मीन्स वो एम्प्लॉयज जो फ्यूचर में हमारे वो लोग जो फ्यूचर में हमारे एम्प्लॉयज बन सकते हैं, उनको हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज कहते हैं। सिमिलरली होता है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, वो लोग जो फ्यूचर में हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं उनको हम प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव फंक्शन है। ठीक है, ये आपसे बाद में पूछा जाएगा, जब सिलेक्शन आप पढ़ोगे तो ये आपसे पूछा जाएगा कि दोनों में से पॉजिटिव फंक्शन कौन सा है। तो रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव फंक्शन, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करते हो कि वो आपकी कंपनी में आकर के अप्लाई करें। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि वहां पर आप स्क्रीनिंग करके बहुत सारे लोगों को भगा देते हो। तो recruitment is a positive function as it seeks to develop a pool of eligible persons from which most suitable can be selected। तो ये क्या होता है, this is a pool, एक आप मतलब एक लिंकिंग एक पॉजिटिव फंक्शन है जिसमें आप एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स को लेते हो, जो जिसमें से एक ढेर सारे लोगों को लेते हो जिसमें से 2-4 को आप सिलेक्ट करते हो। देन नेक्स्ट इज इसका बेसिक पर्पस क्या है, टू लोकेट द सोर्सेस। पहले हम ये देखते हैं कि कहाँ से हमें पीपल मिल सकते हैं जो हमारी जॉब रिक्वायरमेंट्स में फिल होंगे। फिर उन लोगों को अट्रैक्ट करना कि वो अपना एम्प्लॉयमेंट, वो अपनी सर्विस हमें देने के लिए यहाँ पर आकर अप्लाई करे। ठीक है, ऑब्वियसली कंपनी विल नॉट गो टू द पीपल, पीपल हैव टू कम हियर। रिक्रूटमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। उसके बाद क्यों, क्योंकि ये जो इट मेक्स पॉसिबल की टू एक्वायर अ नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूड फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है कि रिक्रूटमेंट एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो ये इंश्योर करवाता है कि हम लोग जितने भी लोगों को यहाँ पर लाएं, उनको हम लोग मोटिवेट करें कि वो यहाँ पर आए, वो ऐसे लोग हों जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में की कंटिन्यूड फंक्शनिंग में
हेल्प करा सके और फिट बैठ सके। रिक्रूटमेंट, केयरफुल रिक्रूटमेंट इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट। ये देखो यहाँ पर दिस इज इम्पोर्टेंट, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर स्पेशली लिख रखा है। इसका क्या मतलब होता है कि इंडिया में यूजुअली क्या होता है, देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द जॉब्स एंड द पर्सन्स आर ग्रेटर। दोनों के बीच में मिसमैच बहुत ज्यादा होता है जस्ट बिकॉज की वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो समटाइम्स पीपल हु आर वेल क्वालिफाइड वो एक लो ग्रेड जॉब ले लेते हैं, एंड समटाइम्स पीपल हु आर नॉट मोर क्वालिफाइड वो एक बहुत हाई पोजीशन तक पहुंच जाते हैं। तो ये उनके इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सूटेबिलिटी बहुत ज्यादा कोई भी एम्प्लॉयमेंट दे कैन टेक। ठीक है, तो इसीलिए रिक्रूटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया। देन नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट एक परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव मतलब समझ लो कि प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, प्रेजेंट एवरीवेयर मतलब हर जगह आप उसको हर ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे। आप इसको परवेसिव को ऐसे याद रखो, जहां जहां परवेसिव है मतलब इट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, इन मतलब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो रिक्रूटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं। बट द वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो वैरी करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का साइज कितना है, कितने बड़े हैं, नेचर वो क्या काम करते हैं, एंड द एनवायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। देन रिक्रूटमेंट ऑब्वियसली एक टू वे प्रोसेस है। इट टेक्स अ रिक्रूटर एंड अ, ये शायद रिक्रूटी होगा। ठीक है, जस्ट एज अ रिक्रूटर has a choice to whom to recruit or not, similarly जो prospective employee है वो भी चूज कर सकते हैं कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है या नहीं। यहाँ पर देयर आर ऑलवेज टू पीपल, रिक्रूटर एंड रिक्रूटी, या एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर जो जॉब देगा, एम्प्लॉई जिसको जॉब चाहिए, एंड दिस ऑल्सो डिसाइड्स, पहले जो रिक्रूटर होते हैं वो तय करते हैं कि वेदर we have to give this person the job or not, then the employee as well decide। ऐसा नहीं है कि ये सारा पार्ट सिर्फ एम्प्लॉयर के हाथ में होता है, एम्प्लॉय ऑल्सो डिसाइड्स कि वेदर हमें इस पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करनी चाहिए या नहीं। यू नो, वाइब पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए हर कंपनी से, उसके बाद ही पर्सन एम्प्लॉय होता है। ओके, देन नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स जॉब है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? कंपनी की इमेज, नेचर ऑफ जॉब्स ऑफर की, क्या वहां पे क्या काम करवाया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट रूल्स या पॉलिसीज कैसी है, वहां का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, कॉम्पनसेशन लेवल, पैसा कितना मिलेगा, एंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन खुद कितना ग्रो कर रही है, उसके बाद मुझे कितना ग्रो करने को मिलेगा। पास्ट रिक्रूटमेंट रिकॉर्ड क्या था, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस वहां की कैसी है, मतलब टर्म्स ऑफ कमिंग एंड गोइंग मीन्स ज्वाइनिंग एंड लीविंग, ट्रेड यूनियन का एटीट्यूड, लेबर लॉज, ये सारी चीजें जो है इस रिक्रूटमेंट के जॉब को एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बना देती हैं। ठीक है, और कुछ इनमें से ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट को कॉन्स्ट्रेंट एक रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब कि पॉजिटिव फैक्टर की जैसे उसको नहीं रखते हैं। ओके, उसके बाद ये कुछ इसकी एक्टिविटीज हैं जो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, दिस इज नॉट इन योर कोर्स, तो इसीलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बट आप इसको सिर्फ एक रीडिंग मार सकते हो उसमें कि हाँ ये 4 एक्टिविटीज या ये 3 एक्टिविटीज होती हैं। पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ लेना। पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट ये कहता है टू अट्रैक्ट अ सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। हम whenever you are posting a job somewhere, तो आपका मेन मोटो यही होता है कि आप बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करो कि वो आए आपकी कंपनी में आकर के अप्लाई करें, सो दैट आपको उन वेराइटी ऑफ लोगों में से कुछ मोस्ट सूटेबल पीपल मिल जाएं। ठीक है, ये पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पर एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स आते हैं जो एक अच्छा, जिससे आप एक अच्छा चॉइस बना सकते हो, एंड इट इज ऑलवेज बिफोर सिलेक्शन। साउंड रिक्रूटमेंट एसेंशियल होता है, मतलब सिलेक्शन से सब पहले जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, वो रिक्रूटमेंट वाला प्रोसेस होता है। इससे पहले हम लोग ने जॉब प्लानिंग भी पढ़ा था, तो रिक्रूटमेंट से पहले जॉब प्लानिंग, फिर रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन होता है। ओके, तो ये दिस यू कैन स्टडी। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ये जितना भी कंटेंट है रिटन वाला, दिस आई हैव टेकन फ्रॉम दिस बुक। ये है गोयल ब्रदर्स प्रकाशन की, बाय सीबी गुप्ता।
ओके, तो हो सकता है कि आपके पास जो बुक हो उसका कवर पेज चेंज हो, कंटेंट इज सेम। अब हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कि हम लोग रिक्रूटमेंट कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से पीपल को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो लोग आकर के हमारी कंपनी में अप्लाई करें फॉर जॉब। तो देर आर मेनली टू सोर्सेज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल हो जाता है आपका विद इन द कंपनी, ओके, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है। प्लस आपको इसके सारे सोर्सेज याद रखने हैं कि कौन कौन से होते हैं। फिर आता है एक्सटर्नल, जो आता है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाला हिस्सा होता है, कंपनी के लोग इसमें नहीं इन्वॉल्व होते। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज कौन सी होती है? वो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जिसमें जो पीपल है आर हु आर वर्किंग और हैव वर्कड इन द एंटरप्राइज, या तो वो एंटरप्राइज में काम कर रहे हैं या कर चुके होते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले आता है मेरा प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन, ये देख लो आप यहाँ पर, दिस पिक्चर इज देयर, ठीक है। प्रमोशन मीन्स क्या होता है कि आपको एक लोअर लेवल जॉब से एक हायर लेवल की जॉब दी जा रही है। मीन्स आप वेर एवर विच एवर पोजिशन यू आर, एक एम्प्लॉय को एक लोअर जॉब से एक हायर जॉब में डाला जा रहा है, जिसमें आपका डेजिग्नेशन भी बढ़ेगा और आपका पे भी बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन पे, स्टेटस एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये तीनों चीजें इसमें होती हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये अगर एक है तो ये कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है? कि सपोज करो कि कोई सुपरवाइजर को हमने टीम लीडर बना दिया, कोई सुपरवाइजर को हमने मैनेजर बना दिया, तो ये कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? दिस इज इंटरनल, और इंटरनल में भी दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन। एक फैक्ट्री वर्कर को हम लोग ने फैक्ट्री सुपरवाइजर बना दिया, सुपरवाइजर को हमने मैनेजर बना दिया, तो ये कौन से हुए? प्रमोशन। एग्जाम्पल्स इसके पढ़ना, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। वेकेंसीज जो हायर लेवल्स पे होती हैं, दे कैन बी फिल्ड बाय प्रमोटिंग एम्प्लॉयज वर्किंग फ्रॉम लो लेवल्स, ठीक है। Then next we will move towards transfer. Transfer क्या कहता है? It means shifting an employee from one job to another बिना किसी इंक्रीज इन पे, स्टेटस या रिस्पॉन्सिबिलिटी को। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो प्रीवियस वाला था उसमें हमने क्या किया था? हमने सुपरवाइजर से मैनेजर बनाया था। यहाँ हम उसको प्रोडक्शन मैनेजर से घिसका करके, शिफ्ट करके उसको क्या कर देते हैं? हम उसको सेल्स मैनेजर बना देते हैं, ठीक है। दोनों ही केसेस में है तो वो सेम डेजिग्नेशन पे ही इज अ मैनेजर। तो जॉब वैकेंसीज जो है एक फैक्ट्री या ब्रांच में, उसको फिल किया जा सकता है थ्रू सरप्लस ऑफ स्टाफ फ्रॉम वन फैक्ट्री टू अनदर फैक्ट्री। सपोज करो कि आपका स्कूल है, आपके स्कूल में कुछ कोई ब्रांचेस हैं, तो अगर वहां के एक टीचर को अगले किसी स्कूल का, आप ही के ब्रांच का, आप ही के स्कूल के ब्रांच का कोई दूसरे जगह पे टीचर बना दिया जाए, तो वहां पर उनको वो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। बट अगर वो आपके जो भी टीचर है उनको आप ही के ही किसी स्कूल के, आप ही के स्कूल के ब्रांच में दूसरी जगह पर हायर पोजीशन पे रखा जाए, सीनियर टीचर के तौर पे रखा जाए, तो वो हो जाएगा उनका प्रमोशन। देन कम्स एक्स एम्प्लॉयज। एक्स एम्प्लॉयज कौन से होते हैं? जो मेरे पहले के एम्प्लॉयज होते हैं ऑलरेडी, दोज हु हैव लेफ्ट द कंपनी, और हम उनको क्या करते हैं? उनको हम री एम्प्लॉय करते हैं। दे मे कम बैक ऑन देयर ओन, वो अपनी इच्छा से वापस आते हैं। ऑल्टरनेटली द कंपनी में कॉन्टैक्ट देम एंड ऑफर जॉब्स, या फिर वो अपनी इच्छा से आते हैं या तो कंपनी खुद उनको बोलती है कि आप हमारी कंपनी में आकर के अप्लाई करो। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशंस बाय एम्प्लॉयज, एप्लीकेंट्स इंट्रोड्यूस्ड by present employees or their friends or relatives may prove to be a good source of recruitment. रिकमेंडेशन बाय एम्प्लॉयज होता है कि जब हम अपनी कंपनी में किसी और को रेफर करें, आप किसी कंपनी में गए हो एज अ एम्प्लॉय, आप अपने फ्रेंड को वहां पे लगा दो कि मतलब उनको भी अप्लाई, उनके लिए भी बोल दो, उनकी भी सिफारिश कर दो, दैट इज नोन एज एम्प्लॉय रिकमेंडेशन बाय एम्प्लॉयज। ये जो सच एप्लीकेंट्स आर लाइकली टू बी गुड एम्प्लॉयज बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड इज पार्टली नोन, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से पता रहता है कि हाँ, ये जो पर्सन है, जो स्ट्रेंजर है, एटलीस्ट किसी को नोन है, किसी ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, इसलिए
दीज आर अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, और हम लोग ये समझते हैं कि ये एक एम्प्लॉयज भी अच्छे निकलेंगे ऐसे। ओके, अब इससे कुछ एडवांटेजेस हैं, ये भी आपको पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला क्या कहा गया है कि अगर आप वैकेंसीज जो है अगर बाय प्रमोशन कर रहे हो तो उससे क्या होगा, इट विल हेल्प मोटिवेट एंड इम्प्रूव द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का मोरल इससे बढ़ता है। इससे क्या होता है, उनकी लॉयल्टी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है कंपनी के प्रति, क्योंकि दिस इज अ गुड कंपनी जहां पर प्रमोशंस अच्छे से होते हैं। देन नेक्स्ट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट जो है वो लेबर टर्नओवर मींस होता है लेबर जो लीव करके चले जाते हैं, भाग के चले जाते हैं, फिर हमें वो पूरा प्रोसेस खेलना पड़ता है, राइट फ्रॉम रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड इंडक्शन, ओरिएंटेशन। तो ये लेबर टर्नओवर का जो प्रोसेस है, फिर वो भाग जा रहे हैं, एम्प्लॉय सेपरेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो भाग जा रहे हैं, तो वो चीज है। या फिर एब्सेंटिज्म क्या होता है कि बार बार वो एब्सेंट होते हैं, छुट्टी लेते हैं, तो ये दोनों चीजें बहुत ही कम हो जाती है इंटरनल रिक्रूटमेंट के केस में, क्योंकि वो वेट करते हैं प्रमोशन का, और वर्कफोर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाइड होती है। अगर भाई आप यू विल नॉट लीव बिकॉज यू नो कि यहाँ पर अच्छे प्रमोशंस होते हैं, आप छुट्टी भी नहीं लोगे क्योंकि आपको पता है कि आपका परफॉर्मेंस काउंट किया जाएगा, तो वहां पर लेबर टर्नओवर, एब्सेंटिज्म कम हो जाती है, दे आर मोटिवेटेड टूवर्ड्स वर्क। ये एक सस्ता सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, ऑब्वियसली ना आपको एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना पड़ता है इन रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, एडवर्टाइजिंग ऑफ वैकेंसीज, टेस्ट में, इंटरव्यूज में, रेफरेंसेस चेक करने में, फोन करने में उनको, या जा करके देखने में, किसी भी सेंस में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये चीपेस्ट सोर्स है। देन कैंडिडेट्स जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनको ऑब्वियसली इंडक्शन ट्रेनिंग जो एकदम बिगनिंग में सिखाया जाता है चीजों को, वो नहीं चाहिए होती है, उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले से पता होता है, और वो जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनके बारे में भी पता होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। सबसे पहला, दे मे बी इन ब्रीडिंग एज फ्रेश टैलेंट फ्रॉम आउटसाइड इज नॉट ऑब्टेन, कि वहां पर वही 10 लोग हैं जो घूम फिर करके अपना टैलेंट शो कर रहे हैं, हमें बाहर का जो फ्रेश टैलेंट है वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए जो इंटरनल एम्प्लॉयज है, जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छा आउटलुक, एक फ्रेश आइडिया, एक क्रिएटिविटी हमें शो कर पाए, अपनी एक्सपर्टीज शो कर पाए, वो सिर्फ सीनियोरिटी के बेसिस पर या समटाइम्स मेरिट के बेसिस पर प्रमोशन ले रहे हैं, एल्स हमें वो फ्रेश टैलेंट नहीं मिल पाता है। देन अनसूटेबल कैंडिडेट जो होते हैं, दे कैन बी प्रमोटेड टू पोजिशंस ऑफ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज द चॉइस इज लिमिटेड। और जो अनसूटेबल कैंडिडेट्स है, हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर सुपरवाइजर हो जो ना इतना केपेबल हो कि वो मैनेजर की कुर्सी संभाल पाए, लेकिन फिर भी क्योंकि वी हैव लिमिटेड चॉइस, हमें पास 4 ही 5 लोग हैं, उसी में से किसी को बनाना है मैनेजर, तो इसीलिए हम लोग उसको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, इवन दो दैट पर्सन इज नॉट सुटेबल फॉर द जॉब। नेक्स्ट, द एम्प्लॉय में बिकम लेथार्जिक। एम्प्लॉय क्या बन जाता है, लेजी बन जाता है, जैसे ही उसको प्रमोशन मिलते हैं, जब उसे पता है कि अरे कुछ ना हो हम जरूर मैनेजर बनेंगे, मतलब आई विल डेफिनेटली बी प्रमोटेड टू सम नाइस लेवल, तो इसीलिए उसके अंदर जो एक मोटिवेशन होता है वो खत्म हो जाता है। समटाइम्स देयर मे बी इन फाइटिंग अमंग दोज हु एस्पायर फॉर प्रमोशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लोगों के बीच में क्लैशेस भी बहुत ज्यादा होते हैं कि इसको मिलेगा कि इसको मिलेगा। मान लो 10 लोगों इंटरनल से ही, और 10 के 10 मतलब उतने ही समय से 10 साल से काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, चीजें उतनी नेगेटिव चली जाती है। फिर इंटरनल सोर्स जो है वो कंप्लीट मेथड नहीं होता है, एंटरप्राइज हैज टू रिसोर्ट टू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। कहीं ना कहीं इस वैकेंसी को फिल करने के लिए उनको एक्सटर्नल सोर्सेस का सहारा भी लेना पड़ता है। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में सबसे पहले, अच्छा पहले मीनिंग, एक्सटर्नल सोर्सेज जो होते हैं रिक्रूटमेंट के, वो होते हैं जब हम लोग फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द एंटरप्राइज लोगों को हायर करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल, रेडियो, टीवी में होती है। ई रिक्रूटमेंट इसमें नहीं आएगा, इंटरनेट वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा, ठीक है, मतलब इंटरनेट वाला आई एम टॉकिंग अबाउट, वो इसमें नहीं आएगा। तो एडवर्टीजमेंट्स यहाँ पर आप ले सकते हो, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गया, जर्नल हो गया,
ई रिक्रूटमेंट को हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। व्हेनेवर एक ऑर्गेनाइजेशन को जॉब वैकेंसीज फिल करनी होती है तो वो एडवर्टीजमेंट निकालता है और क्वालिफिकेशन जो है उसकी वो बताता है। अब ये एक इसी का एग्जांपल दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हो कि हमें कैसे पीपल चाहिए अर्जेंटली रिक्वायर्ड डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जिनको इंटर+2 पास हो, इंटर हो या फिर 12th पास या ग्रेजुएट्स हो और उनको इतना पैसा मिलेगा। मतलब ये एक जनरल सा पिक्चर है, ये नहीं कि इतना ही पैसा दिया जा रहा है। ओके ना, अब क्या है कि ये एक कन्वीनियंट मेथड होता है, आसान होता है, इकोनॉमिकल होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है। और दूसरी चीज बोली गई है कि बहुत सारे अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी आ सकते हैं जिसके कारण आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, जहां पर आपको ढेर सारे लोगों में से चूज करना पड़ता है। ओके तो एक देखो, ये जो टिक वाला है ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है, ये जो क्रॉस वाला है ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट न्यूज एक न्यूज़पेपर है जो ज्यादातर जॉब्स ऐसी निकालता है जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। व्हेनेवर यू विल गो इन कॉलेज, सिंस राइट नाउ यू आर इन क्लास 12, जब आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चों को, सेकेंड ईयर को यूजुअली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है, थर्ड ईयर को प्लेसमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो व्हेनेवर यू विल गो इन अ कॉलेज, इन अ गुड कॉलेज, तो वहां पर यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ हैविंग दोस कैंपस रिक्रूटमेंट, जिसमें एटलीस्ट इवन दो यू आर नॉट इंटरेस्टेड बट एटलीस्ट उन इंटरव्यूज को फेस करना। तो कैंपस रिक्रूटमेंट जो है वहां पर क्या होता है कि जॉब्स बिजनेस में कैसी होती हैं, दे आर यूजुअली टेक्निकल एंड दे रिक्वायर वेल एजुकेटेड बिजनेस पर्संस। नाउ बिजनेस हाउसेस जो होते हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पकड़ती हैं या उन तक पहुंचती हैं सो दैट दे कैन रिक्रूट मैनेजरियल एंड टेक्निकल स्टाफ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट जो IIMs और IIT से पास होते हैं वो वहां पर क्या होता है, दे आर रिक्रूटेड इन द कैंपस इटसेल्फ। आपने देखा होगी वो वाली मूवी 3 इडियट्स जिसमें ये वाला सीन दिखाया गया था। ठीक है, तो कैंपस रिक्रूटमेंट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि वहां पर आपको मतलब एक्स्ट्रा कॉस्टिंग नहीं होती है एडवर्टाइजिंग और दुनिया भर की चीजों में। वहां पर यू विल गेट वेल एजुकेटेड पीपल, लेकिन वहां पर एक और मेन इशू होता है कि वहां पर यू विल नॉट गेट पीपल हु आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड और हैव वर्कड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको उन पर्टिकुलर पीपल को शुरू से सिखाना पड़ता है। तो देन नेक्स्ट कम्स इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, रोजगार एक्सचेंजेस कुछ कहते हैं इसको, हिंदी में नाम होता है बड़ा सुंदर सा, हम भूल गए। टेल मी इफ यू रिमेम्बर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को हिंदी में क्या कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक प्लेस होती है, ठीक है, दे हैव सेटअप। नाउ द गवर्नमेंट ने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को सेटअप किया है कंट्री में हर जगह, बहुत जगह पे। एवरी सिटी यू कैन फाइंड दैट, नॉट एवरी सिटी, एटलीस्ट स्टेट्स में आपको कुछ मिल जाते हैं। देन थ्रू आउट द कंट्री टू टैकल द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी पीपल होते हैं वो अपना 10th या 12th, मैं भी गई हूँ एक बार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, जब आई हैव पास्ड माई 12th, तो वो क्या करते हैं अपनी 10th और 12th की मार्कशीट ले करके जाते हैं। वो सारी डिटेल्स वहां पर नोट डाउन होती हैं और उसके बाद उनकी मार्कशीट पर स्टैंप भी लगता है कहीं पर कि ओके दिस मार्कशीट, इसका जो रिकॉर्ड है हमारे पास है। वो नेम रजिस्टर करते हैं, एड्रेस रजिस्टर करते हैं और उसके बाद जब भी एम्प्लॉयर्स को जॉब वैकेंसीज टू दीज एक्सचेंजेस, जब भी एम्प्लॉयर्स नोटिफाई करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब वैकेंसी है, ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं ये इनका नाम सजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी ये प्लेसमेंट कंसल्टेंसी इसका वाला हिस्सा है। ओके, तो यहाँ पर जो जॉब्स होती है वो यूजुअली सेमी स्किल्ड पीपल के लिए होती है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग अगेन नहीं होती है ज्यादा, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयर को एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं पड़ती है, वो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर देते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अपने अकॉर्डिंग स्क्रीनिंग कर लेती है। बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि जितना भी डेटा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में होता है वो यूजुअली आउटडेटेड होता है, करंट नहीं होता है, और इसके कारण जब भी आप पीपल को फोन करोगे तो दे नेवर टर्न अप, वो आते ही नहीं है, या तो वो फोन नहीं उठाते हैं तो उनका फोन स्विच ऑफ होता है, या तो they have already been employed in some other organization and they are not interested. Then comes placement agencies, कई सारी placement agencies होती हैं
जो मतलब बहुत सारे पीपल को गैदर करती हैं, बहुत सारे फ्रेश टैलेंट को गैदर करती हैं और उसके बाद वो कंपनीज तक उनको पहुंचाती हैं। जो एम्प्लॉयर होता है वो इन एजेंसी से उनका भी एक टाई अप होता है जो ये सारा काम करती हैं। ठीक है, ये जो एजेंसी होती है मतलब रिक्रूट करना, कॉल करना, उनको बुलाना, उनका इंटरव्यू लेना, स्क्रीनिंग करना, उसके बाद जो सूटेबल पीपल होते हैं उनको जाकर के ऑर्गेनाइजेशन में भेज देती हैं। और इससे एम्प्लॉयर का समय बचता है, एफर्ट बचता है, बेनिफिट होता है एजेंसी के एक्सपर्टीज का। उनकी जो आइडेंटिटी है इज ऑल्सो केप्ट सीक्रेट, बट ये जो एजेंसी होती है एक अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप किसी कंपनी में गए हो, किसी प्लेसमेंट एजेंसी में फॉर अ जॉब कि हमें कहीं लगवा दो, तो वो आपसे आपकी फर्स्ट सैलरी का हाफ, फर्स्ट सैलरी का फुल, फर्स्ट सैलरी का 70%, 30% मतलब अच्छा खासा पैसा दे टेक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये ऑलरेडी दिस इतना ही है। ये जो इसके बाद वाला पार्ट है कैजुअल कॉलर्स, ये इसका हिस्सा है। अब आते हैं मेरे कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स कौन होते हैं? सॉरी, कैजुअल कॉलर्स होते हैं जो फोन करके पूछते हैं कि सर कोई जॉब हो तो बता दीजिए, कहीं वैकेंसी हो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में तो बता दीजिए। व्हाट आर दे डूइंग? दे मतलब अनसॉलिसिटेड, मतलब क्या होता है कि हम उनको इनवाइट नहीं किए, वो अपने आप से आ गए। ये जो जॉब सीकर्स होते हैं दे कैन बी अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ मैन पावर। एक वेटिंग लिस्ट होती है इन सारे विजिटर्स की, दैट में बी प्रिपेयर्ड, और उससे हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। कभी कभी क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी आप जाओगे, आपने देखा होगा कि people go take their CVs and they apply in the organization even though there is no vacancy at that particular moment। तो वहां पर क्या होता है वो ये ऐसे करते हैं। उसके बाद अब इनका देखो, इसी का ये वाला पार्ट है, कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट बच जाता है क्योंकि ऑलरेडी लोग अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स मेरे पास खुद आ रहे हैं। दूसरा, ये जो नेगेटिव पॉइंट उसका क्या होता है कि ये जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं ये हमारे डेली रूटीन को खराब कर देते हैं। रोज रोज आ जाएंगे, रोज रोज चले आएंगे, तो वहां पर चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, डिस्टर्बिंग हो जाती है। देन वी विल मूव टूवर्ड्स ये नाउ हायरिंग इज ऑफ गेट हायरिंग। ठीक है, आप ये समझ लेना कि ये इसी का हिस्सा है। गेट हायरिंग, आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम। गेट हायरिंग या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसमें क्या होता है कि इस सोर्स में एक नोटिस लगा दी जाती है कंपनी के नोटिस बोर्ड में। आप इसको इस पिक्चर में देख सकते हो ऐसे करके। और उसके बाद जो पीपल होते हैं, जॉब सीकर्स होते हैं, वो कंपनी के बाहर उस पर्टिकुलर डेट पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर वहां पर आ जाते हैं, डेट और टाइम पे, और सिलेक्शन वहीं पर ही ऑन द स्पॉट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट। ये जो रिक्रूटमेंट है ये यूजुअली कैजुअल वैकेंसीज, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए ये होता है। कुछ स्मॉल वर्कशॉप रिक्रूट टर्नर्स, फिटर्स, वेल्डर्स, मतलब इन लोगों को वो जॉब देती हैं सडनली। और जैसे कि रिक्रूटमेंट, एग्जांपल दिया है, रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स इन द आर्मी इज डन एट द भर्ती दफ्तर। ठीक है, तो ये कौन से पार्ट होते हैं? ये मेरा गेट हायरिंग या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। फिर नेक्स्ट आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स ये वाले जो एक क्लोज कॉन्टैक्ट बना करके रखते हैं, मतलब मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लेबरर्स। लेबरर्स मतलब जो पीपल वहां पर काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनसे कॉन्टैक्ट बनाकर रखते हैं। और उसके बाद दे प्रोवाइड अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स एट शॉर्ट नोटिस। कि सपोज करो कि कोई एक कंपनी है जिसको अपने ही वहां पर कोई बिल्डिंग या कुछ एड ऑन करवाना है, अपने ही हाउस या समथिंग पार्ट, मतलब कुछ भी कंपनी रिलेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना है, तो हमने एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर को फोन किया, वो अपने 10 लेबर को लेकर के चला आया। इस केस में एम्प्लॉइज देमसेल्फ सर्व एज कॉन्ट्रैक्टर्स। कभी कभी एम्प्लॉइज खुद कॉन्ट्रैक्टर्स के जैसे होते हैं और कभी कभी लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स अपने लेबर्स को प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दे आर, उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। सरदार हो गया, मुकद्दम हो गया, ठेकेदार हो गया जिसे आप कहते हो। और अगर इसका डीमेरिट क्या होता है? वैसे तो दिस इज अ गुड सोर्स, मतलब ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते क्योंकि हमें अनस्किल्ड लेबर्स को ही हायर करना है। बट अगर कॉन्ट्रैक्टर चला जाता है फॉर एनी रीजन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्कर्स भी वहां से भाग जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जो हमें जॉब दे रहा है हम उसके साथ ज्यादा लॉयल रहेंगे। तो यहाँ पर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स ज्यादा मतलब हैवी होता है उनका वेटेज।
ओके, देन कम्स इनके जो एडवांटेजेस होते हैं वो क्या है? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एक बहुत ही वाइड चॉइस प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज की, जिससे हमें एक अच्छा डिजायर्ड क्वालिफिकेशन मिल सकती है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो होता है, इट प्रोवाइड्स पीपल विथ न्यू आइडियाज, स्पेशल स्किल्स होती हैं जो न्यू चैलेंजेस को फेस करने के लिए सफिशिएंट होती हैं। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इंटरनल कैंडिडेट्स को चैलेंज करता है, क्योंकि वहां पर दे हैव टू compete फॉर प्रमोशन। वो पीपल जो ऑलरेडी इन द ऑर्गेनाइजेशन है और वो पीपल जो बाहर से आए गए हैं, इन दोनों में ही कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। सो व्हेन देयर इज मोर कंपटीशन दे विल वर्क मोर फॉर प्रमोशन। जितनी भी वैकेंसीज होती हैं वो इंटरनली नहीं फिल कर सकती हैं। जो भी प्रमोशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन या डेथ से की जाती है, हो जाती है वैकेंसीज, वो आउटसाइड ही फिल की जा सकती हैं। और एक नए एंटरप्राइज को ऑब्वियसली जितने भी और एम्प्लॉयज होते हैं वो बाहर से ही रिक्रूट करने पड़ते हैं। देन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब कि यहाँ पर जो प्रोसेस होता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि टेस्ट, इंटरव्यूज, दुनिया भर की चीजें उसमें होती हैं, इसलिए दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। आप यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हो, आपने ये वाला पॉइंट पढ़ा, आप यहाँ पर लिख दो ओके दिस इज एक्सपेंसिव। देन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो होते हैं में रिसेंट फिलिंग ऑफ हायर जॉब वैकेंसीज फ्रॉम आउटसाइड, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं वो इस चीज पर बहुत चिढ़ सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, या फिर सम सॉर्ट ऑफ रिबेल कर सकते हैं कि उनके रहते हुए जो हायर वैकेंसीज हैं उनको बाहर से क्यों फिल किया जा रहा है, क्यों नहीं हमें एक मौका दिया जा रहा है। और इसके कारण देयर कुड बी फ्रस्ट्रेशन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो प्रमोशन का वेट कर रहे हैं। देन कैंडिडेट जो आउटसाइड से आते हैं उनको एंटरप्राइज के बारे में नहीं पता होता है, इसीलिए उनका ओरिएंटेशन इज नेसेसरी। उनको कंपनी से घुलाना मिलाना इज नेसेसरी, जिसकी कारण कंपनी की कॉस्टिंग और टाइम दोनों ही ज्यादा जाता है। देयर इज नो गारंटी कि जो एंटरप्राइज है उसको रिक्वायर्ड नंबर और क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज मिलेगा भी, हो सकता है। अच्छा, दिस इज वेरी कॉमन थिंग दैट आई हैव ऑलरेडी सीन कि कभी कभी क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक पूरा इंटरव्यू शेड्यूल किया है, बहुत सारे लोगों को बुलाया, उसके बाद उन बहुत सारे लोगों में से एक तो कम लोग आए, उसके बाद कम लोगों में से 2-3 सिलेक्ट हुए, जो सिलेक्ट हुए वो भी नहीं दोबारा टर्न अप हुए, या दोबारा उन्होंने मतलब अगर ज्वाइन भी किया तो उन्होंने बहुत नाइसली वर्क नहीं किया। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि इतने सारे कामों के बाद भी आपको एक अच्छा एम्प्लॉय मिल जाए। ओके, नाउ दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज जो आप इसमें से पढ़ सकते हो। दिस इज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू देयर। कुछ पूछना हो तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। बेस्ट विशेस, थैंक यू।